सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल, ठीक, STLC, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग लाइफ साइकिल यानी कि STLC के फेजेस कराते हैं, ठीक, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल एंड व्हाट आर द फेजेस ऑफ इट। चाह करके भी आप इतना डेप्थ में नहीं पढ़ पाओगे जितना क्लास में करवा दिया जा रहा है। भले ही मैटर नेट पे बहुत सारा पढ़ाओ, बोरियत लगने लगती है टेक्स्ट वाले रखो पढ़ने में। इसीलिए कह रहा हूँ पढ़ लो, मौके का फायदा उठाओ, ठीक है। देखो टेक्स्ट दिख रहा है, ये और बड़ा करें, पीछे वाले बताओ भाई सही है, थोड़ा और बड़ा करूँ, आप सही है, चलिए सबको दिख रहा है ना अब, चलिएगा। व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है STLC। अच्छा ये बताइएगा, प्रिंसिपल्स अगर पूछ लिए जाए तो बता दोगे ना, कम से कम प्रिंसिपल्स के नाम तो बता ही दोगे। कोई है क्लास में जिसको अभी प्रिंसिपल्स के नाम तक याद नहीं हुए? इज एनीवन सो फार? नहीं याद हुए? 7 ही तो नाम थे, 7 नाम थे कुल, 7, कल ही कराए। पढ़ लो भाई, देखो नहीं पढ़ोगे तो आप ही का नुकसान है। कल मैंने कितनी बार आपको बताया है कि पढ़ाया हुआ अगर एक बार आप पढ़ लेते हैं तो वो आपका हो जाता है, लेकिन अगर आप उसमें गैप कर देते हैं एक भी दिन का, वो धीरे धीरे चीज़ें स्किप होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब मैंने टाइप कराया होगा, वो वीडियो में भी आ गया होगा वैसे तो, पर वो टाइप करने में कई सारी बातें मैं छोड़ देता हूँ टाइप करना, वो मुंह से बोल के बता दी जाती हैं। कई बार पॉज कर दिया जाता है, कोई ऐसा एग्जाम्पल हो कि बात दिखता है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो वो आपने हाथ के हाथ अगर कर लिया होता तो आपका फायदा हो जाता, नहीं करा तो वहीं की वहीं छूट जाएगा। जैसे कि अगर नोट्स में मैंने अगर कराया होगा आपको, कहीं पे ऐसा कह के छुड़ा दिया होगा कि यार बताओ कराऊं या ना नहीं कराऊं, जबकि वो आपसे डिस्कशन करने के बाद तभी आपके समझ में आ चुका होगा, आप ही ने कहा कि सर इसको ना कराओ, मैंने वहीं छोड़ दिया उसको, हालांकि बता चुका हूँ रिकॉर्डिंग में, पर आप करते तो भैया आपका हो जाता, नहीं करोगे तो आपका छूटता चला जाएगा, छूटता चला जाएगा। हर क्लास का रिकैप इसलिए लेते हैं ताकि पिछले सीरियल से इस वाले सीरियल को जोड़ा जाए। अच्छा आप लोग कभी टीवी सीरियल्स देखे हैं? आप लोगों ने किसी ने तो देखे ही होंगे। हाँ, टीवी सीरियल्स में भी तो रिकैप दिखाते हैं कि मान लो आपको पिछला छूट गया हो तो उससे जोड़ के अब नए वाले को, आगे वाले को कंटिन्यू कर लो तो आपको देखने में मजा सा आएगा। वही। चलिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, ठीक है। इट इज अ सीक्वेंस इज, ये सीक्वेंस है एक्टिविटीज का जो क्या करती है, कंडक्ट करती है, किसके दौरान, टेस्टिंग प्रोसेस के दौरान, ठीक, कंडक्टेड ड्यूरिंग द टेस्टिंग process to ensure met with the requirements. It is nothing but it is a sequence of specific activities. ये कुछ खास activities का sequence है जो कि किया जाता है कब, टेस्टिंग के दौरान। किस लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो भी हमारा गोल मिल रहा है, जिस गोल को हम अचीव कर पा रहे हैं वो मेरी रिक्वायरमेंट से मिल भी रहा है या मेल खा भी रहा है या नहीं। गेटिंग और नॉट? ठीक है। STLC इन्वॉल्व बोथ। STLC में दोनों बातें इन्वॉल्व हो जाती हैं जो कि पहले भी कभी बताई होगी आपको, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन।
तरीके की एक्टिविटीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं STLC के अंदर। ठीक है। हाँ ठीक। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। कोई ऐसा सिंगल काम नहीं है या कोई सिंगल एक्टिविटीज नहीं है या आइसोलेट। आइसोलेट समझते हो ना, कोरोना काल के टाइम पे सबको आइसोलेट शब्द समझ में आ गया होगा। अब भी नहीं समझ में आया है कोई क्लास में? कोई बात नहीं, शर्माओ मत। चलो आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जब दही में हम मथनी मारते हैं और मारते जाते हैं उस दही से जो फैट होता है वो आइसोलेट हो जाता है। अब तो समझ में आया होगा क्या? तो वो एक अकेलीकरण या एकाकीकरण को कहते हैं हम क्या? आइसोलेशन या आइसोलेट। ठीक। ये एक ऐसी सिंगल एक्टिविटीज नहीं है, ये ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैं। ठीक है। ठीक। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज नॉट जस्ट अ सिंगल एक्टिविटी दैट इज टेस्टिंग, it consists series of activities carried out methodology to help to certify that what exactly the requirement will meet, what exactly we have done will meet with the requirement। जो भी हमने बना लिया वो हमारी रिक्वायरमेंट से मैच कर जाए। ठीक। it consists of a series of activities ठीक। आगे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को सर्टिफाई करने के लिए कि दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द थिंग विच यू वांट टू डेवलप। ठीक। फॉर क्लाइंट। यहाँ तक किसी को कोई इशू? इट इज हैविंग सम फेजेस। STLC हैविंग सम फेजेस। ठीक। क्या क्या है? इसको नीचे कर देते हैं, यहाँ से फायदा विषय यही है। There are 6 major phases in every ठीक। क्या क्या है? नंबर डाल देते हैं इसके अंदर, होम पे गए, नंबरिंग करी और ये लीजिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस, टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट केस डेवलपमेंट, टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप। टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप समझ रहे हो ना? वह है हाँ हाँ हाँ, वही वही। टेस्ट एग्जीक्यूशन और फिर बाद में टेस्ट साइकिल का क्लोजर। दैट्स ऑल। ठीक। यहाँ तक देखो कोई इशू? बस अभी तो सिर्फ नाम ही लिखवाएं, कोई इशू को आना ही नहीं चाहिए। ईच क्या हुआ है तो बता दो भाई। सारी बात मैं ही कह रहा हूँ तो आपके मुख में मैंने कोई फेविकॉल फेविक्विक कुछ ऐसा लगाया नहीं माय डियर, आप भी कह दो। ठीक। मैं तो कह रहा हूँ आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपको अपनी बढ़ानी चाहिए। देखा कितनी चालाकी से मैं कह भी दे रहा हूँ और आपको कहने भी नहीं दे रहा। कमाल किस चीज का है? कम्युनिकेशन स्किल्स का। ठीक है। Each of these stages has a definite entry and exit criteria। ठीक। एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया।
ठीक। एक्टिविटीज एंड डिलीवरेबल एसोसिएट्स विद इट, जो कि क्राइटेरिया है जो कि क्या करता है, एक्टिविटीज एंड यहाँ तक किसी को कोई इशू कह रहा है कि हर एक स्टेज का, चाहे कोई से भी स्टेज उठा लो, कोई सा भी फेज उठा लो, हर एक फेज का कुछ एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया है। एंट्री मतलब जब हम कभी भी टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे, एग्जिट मतलब जब हम उसको क्लोज करेंगे। ठीक, एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया है जो कि एक्टिविटी हमेशा फोकस करके चलती है। हमारी जो डिलीवरेबल है, डिलीवरेबल क्या होती है मालूम है, उसे आप बिल्ड कह लो, उसे आप मॉड्यूल कह लो, चंक ऑफ सॉफ्टवेयर कह लो, जो आपका मन करे, लेकिन डिलीवरेबल बिल्ड एक साधारण सा शब्द है जो आपकी आईटी इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज किया जाता है। ठीक, रिलीज, रिलीज भी एक ऐसा शब्द है जो कि आपकी आईटी इंडस्ट्री में मेजरली इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब आपसे इंटरव्यूअर पूछता है इन दोनों के बारे में, यही ये जो अभी हमने लिखवा दिया है, ये एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया। अब आप तो सोचते हो कि यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, पढ़ लो आज क्या होता है। ठीक, व्हाट इज एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया, व्हाट इज एंट्री एंड एग्जिट, कोई ये नहीं कहेगा STLC, बस पूछेगा व्हाट इज एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया, दैट्स ऑल। ठीक है, एंट्री क्राइटेरिया क्या पूछ रहा है भाई, श्योर एंड थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। एक मिनट बस मैं इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूं। एंट्री क्राइटेरिया, it gives the prerequisite items that must be before testing can begin, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। ठीक, चलेगा। अदिति, आप बताइएगा इस शब्द का अर्थ क्या आपको लग रहा है। अगर आप 3 तक काउंट करने से पहले बता पाती हैं तो इसका मतलब आपको मालूम है, अन्यथा नहीं मालूम। 1 2 3, यस। आगे आते हैं विपिन। अच्छा, पहले आंसर, ठीक है, यस। अरे डिक्शनरी है ना इतने, और बाकी लोग देख लो भाई। यस, वंश, यस या नो, हाँ हाँ, आशीर्वाद। भगवान, टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले आशीर्वाद लेके आओगे। किसी ने कान में फुसफुसा दिया, परंतु पूरा नहीं समझ आया कि क्या क्या आता है इसमें। प्रीरिक्विसाइट का नहीं मिला क्या डिक्शनरी में? आवश्यक, आवश्यक कहते हो तो नेसेसरी होना चाहिए था। हाँ, वेरी गुड। पूर्व अपेक्षा, ये सबसे अच्छा शब्द है। पूर्व अपेक्षा का मतलब भी बता रहा हूँ कि हाँ हाँ, पहले से अनुमानित, ऐसा माना जाता है कि इतना तो आपको पता ही होगा। जैसे कि आप टेस्ट करने जा रहे हैं लॉगिन पेज, तो इट इज प्री रिक्वेसाइट दैट यू आर अवेयर विथ टू लॉग इन एनी पेज यू नीड यूजर नेम एंड पासवर्ड। ऐसा माना जा रहा है कि आपको तो पता ही होगा कि लॉगिन करने के लिए एक यूजर नेम और एक पासवर्ड की आवश्यकता होती है, इसके बाद लॉगिन हो जाता है। ये सही है कोई क्लास में इस बात को गलत साबित करने वाला?
हे भगवान, एक भी नहीं। हाँ। नहीं, बटन पे क्लिक तो करोगे लॉगिन वाले। ये प्री रिक्वेस्ट है कि यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तब आप लॉगिन कर पाओगे। बाकी आप अपने टेस्ट लिखो भाई। गलत पासवर्ड, गलत यूजर नेम या ब्लैंक पासवर्ड यूजर नेम, ऐसे करके आप कॉम्बिनेशन और प्रोस बनाओगे। ये तो बाद की बातें हैं। पर प्री रिक्वेस्ट साइट क्या है कि आपको तो पता ही होगा कि ये वेबसाइट है, ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, अब आप कर लो जो करना है। यहाँ वही चीज कह रहे हैं, एंट्री क्राइटेरिया कहता है इट गिव्स अ प्री रिक्वेस्ट साइट आइटम। प्री रिक्वेस्ट साइट आइटम में समझ में आ गया ना आपको क्या क्या हो सकता है। एक तो यूआरएल हो सकता है, कौन सी साइट करने जा रहे हो, कौन सी एप्लीकेशन करने जा रहे हो, उसका यूआरएल नहीं होगा। दूसरा यूजर नेम और पासवर्ड होगा, या फिर ऑलरेडी लॉगिन होगा। ऐसा प्री रिक्वेस्ट है कि यूजर ऑलरेडी या यूजर हैज ऑलरेडी लॉग्ड इन। दिस इज प्री रिक्वेस्ट। ये एंट्री क्राइटेरिया है आपका, गेटिंग और नॉट। तो एंट्री क्राइटेरिया प्री रिक्वेस्ट समझ में आ रहा है ना। हेलो, उसने आपने कोई डेट नहीं दी जिस डेट में आपको चाहिए। और अरे भाई, मैं भी आपको काफी, थोड़ा सा शब्दों का ही खेल है समझने के लिए बस। ठीक। बाकी अगर आप समझ रहे हो कि इसको पढ़ते वक्त आशीर्वाद, तो आप टेस्टिंग से पहले किसी मंदिर मंदिर में जाके पंडित जी का आशीर्वाद लेके आओगे हमेशा। ठीक। अच्छा, इस शब्द का मतलब कोई बताएगा? जिससे पूछा जाए वही बता दे। धर्मराज। हाँ जी। हाँ हाँ, सही है, बताओ। हाँ, नहीं, गलत। आपने ऐसा इशारा करा तो मुझे लगा कि वही कहने वाले हो। यस। पीछे ये कौन है भाई? हाँ जी, आप बताइएगा। शिव, शिव नाम है ना आपका? विपिन, विपिन आप बताइएगा। प्रारंभ, प्रारंभ, स्टार्ट करना, आरंभ करना, प्रारंभ करना। ठीक है, चलें। अच्छा, ये बताइए, फालतू की बात है वैसे तो, चलिएगा। हिंदी भी आपकी सीख ठीक ठाक हो जाएगी हैं। एग्जिट क्राइटेरिया। ये वो सारी चीजें डिफाइन करती है जब आप अपनी टेस्टिंग का कंक्लूजन देने वाले हो। कंक्लूजन मतलब रिजल्ट। ये वो सारी चीजें डिफाइन करती है। इट डिफाइंस द आइटम दैट मस्ट बी कंप्लीटेड। वो आइटम जो कि कंप्लीट हो जानी चाहिए आपके कंक्लूजन देने से पहले, आपके रिजल्ट देने से पहले। ठीक है, आपकी स्टैंप यानी कि ओके या क्यूसी की स्टैंप लगने से पहले। ये एक्सिट क्राइटेरिया है। इंटरव्यूअर आपसे पूछता है what exactly the exit criteria of your company, yeah, what exact exit criteria is followed by your company। तो आप कहोगे when major and critical functionality meet the requirement whatever is there in SRS documentation, then we will come to exit criteria. After that, conclusion will be in the form of result और रिपोर्ट। ठीक, चलिए।
अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें, हम अगर संसार में जो वास्तविक चीजें हैं उनकी बात करें, तो हर एक चीज में आपका एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया होता है। ठीक, मान लो आप सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, तो सीढ़ी चढ़ने का एंट्री क्राइटेरिया क्या होगा? आप अपने उस पैर से जिसको आप पहले बढ़ाते हो, चाहे वो लेफ्ट हो सकता है किसी का, चाहे वो राइट हो सकता है, उस पैर से पहले, उस पैर से टोहने से पहले आंखों से देख लोगे। ठीक, उसके बाद उस पैर से उसको टोहोगे। भाई आंखों से देखने का मतलब है कि वस्तुतः वह स्थान है या नहीं। पैर से टोहने का मतलब कितना कठोर या कितना मुलायम है, उसी तरीके से मैं अपने पैर का प्रेशर लगाते हुए इसके ऊपर चढ़ूं। ठीक, ये तो हो गया एंट्री क्राइटेरिया की स्टेप रख रहे हो। मान लो आपका जो वो है सीढ़ी, सीढ़ी के ऊपर मखमल का एक कंबल बिछा दिया गया, जैसे बड़ी बड़ी पिक्चरों में दिखा दिया जाता है ना, कारपेट टाइप का कुछ बिछा दिया गया। अब आपकी आंखों ने एंट्री क्राइटेरिया दे दिया कि भाई ये बड़ा सॉफ्ट होगा, पर पैर गवाही नहीं दे रहा। पैर कह रहा है पहले छू के देख लूं, एक बार टो के देख लूं कि किस प्रेशर से मुझे इस पे पैर जमाना है। दूसरा, मान लो किसी सीढ़ी पे एलईडी लगी है, काई लगी है, आंखों ने टोह लिया कि भाई जरूर कुछ फिसलने वाली आइटम है, पर पैर अभी भी गवाही नहीं दे रहा। पैर देख रहा मैं पहले टो के तो देख लूं कि मैं जम पाऊंगा इस पे या नहीं। अगर जम पाया तो गवाही देता है कि एंट्री क्राइटेरिया आ जाओ भाई। ठीक, अब एग्जिट क्राइटेरिया क्या है? अगली पायदान पे, अगली सीढ़ी पे रखने से पहले पिछली वाली कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी कि उस पे जमा वाला पैर कंप्लीट हो जाना चाहिए। कंप्लीट होने के बाद वो उठ जाना चाहिए, यानी कि नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए आपका एग्जिट क्राइटेरिया भी कंप्लीट होना चाहिए प्रीवियस स्टेप का। वही इसने कहा है, इन रियल वर्ल्ड यू विल नॉट एंटर टू नेक्स्ट स्टेज अंटिल योर एग्जिट क्राइटेरिया विल बी कंप्लीट। ठीक है, प्रीवियस एज का एग्जिट क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा तभी तो नेक्स्ट फेज में जाओगे। चलो क्लास इसको ले लो, फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में कैसे आओगे? जब फर्स्ट क्लास से एग्जिट हो जाओगे तभी तो सेकंड में आओगे, और सेकंड में कैसे जाओगे? जब अपर किंडरगार्टन से एग्जिट हो जाओगे तब तो फर्स्ट में आओगे। सबका एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया है ना, तो वही है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? बट ऐसा टेस्टिंग फील्ड में हमेशा प्रैक्टिकली संभव भी नहीं है। कई बार पिछले वाले जो एग्जिट ही नहीं हुआ, हम नेक्स्ट फेज स्टार्ट कर देते हैं, ये भी उसने बताया है। ठीक है, जैसे कि टेस्टिंग, आप अर्ली टेस्टिंग के केस में आप प्लानिंग से पहले ही काम कर दे रहे हो। अभी तो कहोगे आपकी भाई टेस्टिंग से पहले तो प्लानिंग होनी चाहिए थी, या रिक्वायरमेंट का एनालिसिस होने के बाद ही होती है टेस्टिंग। चलो ये तो मान लेते हैं, लेकिन प्लानिंग से पहले ही आपने अर्ली टेस्टिंग करनी शुरू कर दी, डॉक्यूमेंटेशन को मन ही मन में पढ़ना शुरू कर दिया और लगाना शुरू कर दिया दिमाग, यार ये तो गलत बात है, ये नहीं थी, या ये सब सही है, अच्छे से ऐसे कर लेंगे। एक तरीके से टेस्टिंग ही तो हो रही है। अर्ली टेस्टिंग में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है, पर वहाँ एग्जिट और एंट्री क्राइटेरिया नहीं ध्यान दिया आपने। ठीक, वही उसने कहा है कि बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर टेस्टिंग वर्ल्ड। टेस्टिंग की दुनिया में या टेस्टिंग के जगत में ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? चलिएगा, पहला था क्या हमारा? रिक्वायरमेंट फेज या रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जो भी लिखवाया होगा मैंने, रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज। ठीक, रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज। ठीक, इसको टेस्टिंग लिख लो या नहीं लिखो वो बात अलग है। आप एस डी एल सी ना समझे, इसलिए बार बार मैं टेस्टिंग शब्द इस्तेमाल करता रहूंगा। ठीक, छोड़ो, वो तो दोनों शब्द लिखवाए।
ठीक है। ये कह रहा है इन दिस फेज टेस्ट टीम क्या करती है भैया, टेस्ट टीम एनालिसिस करती है उन सभी रिक्वायरमेंट को जो कि हमारे टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पहचानी जा सकें, टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पहचानी जा सकें कि क्या क्या टेस्ट करने योग्य है, रिक्वायरमेंट कौन कौन सी रिक्वायरमेंट टेस्ट करने योग्य है। ठीक, उसके बाद टेस्ट टीम इंटरैक्ट भी करती है, मतलब पूछताछ भी करती है, किससे, स्टेक होल्डर्स से। अब ये स्टेक होल्डर्स कौन हो सकते हैं, सीधे क्लाइंट यानी कि मालिक जिसने ऑर्डर दिया है वही नहीं, पी ए या प्रोडक्ट ओनर, मैनेजर ऑनर, क्योंकि जिसने इन डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से समझा है सबसे पहले वो आपका एनालिस्ट है, बीए है। तो आपकी टीम, टेस्टिंग टीम बीए से डिस्कशन करेगी कि ये जो आपने लिखा है कि यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन से ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद दूसरी ड्रॉप डाउन में ये आ जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, क्या इसका हर एक स्टेट और सिटी से संबंध है, ऐसा ही आप चाह रहे हैं ना, ये उससे हम पूछेंगे। अगर वो हाँ कह देता तो ठीक है, हम सही समझ रहे थे, अगर वो ना कह दे तो उससे पूछेंगे थोड़ा सा इस पे हाईलाइट कर दीजिए या डिस्कशन करना शुरू कर देंगे हम कि आप बताइए जरा फिर क्या चाहते हैं, और वो नोट्स हम लिख लेंगे, टेस्टिंग के दौरान काम आएंगे। ठीक, क्लियर है, क्लियर है। डिटेल में रिक्वायरमेंट को समझने के लिए। ठीक, फंक्शनल भी हो सकती है और नॉन फंक्शनल भी हो सकती है। ठीक है, वो जो रिक्वायरमेंट है स्टेक होल्डर्स ने जो दी है वो फंक्शनल भी हो सकती है और नॉन फंक्शनल भी हो सकती है। यानी कि फंक्शनल क्या, ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट करी तो दूसरे ड्रॉप डाउन में उसके बिहाफ पे आ जाना चाहिए। जैसे कि मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया तो उत्तर प्रदेश की जितने भी स्टेट हैं, जितने भी स्टेट हैं वो सिटीज हैं वो सारे के सारे आ जाने चाहिए, लोड हो जाने चाहिए। ठीक, ऐसा मान लो एक एग्जांपल दिया मैंने, परंतु ये वाली बात अगर वो हमसे कह रहा है सिलेक्ट करते ही झट से आ जाने चाहिए विद इन 10 नैनो सेकेंड्स, ये हमारा काम नहीं है, ये तो लोड टेस्टिंग वालों का काम है। 10 नैनो सेकेंड, अब कौन ये सब देखने लग रहा है, 10 नैनो सेकेंड का देखेंगे हम कितनी देर में आया कितनी देर में नहीं आया, वो लोड होने का टाइम है उसका कि कितनी देर में वो सारा लोड हो रहा है डेटाबेस से, क्वेरी कितनी देर में आ रही है, ये तो नॉन फंक्शनल हो गया। फंक्शनल क्या है कि इसे करा ये आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू। आइडेंटिफाई करना है किस तरह के हम टेस्ट करने वाले हैं, उन सभी टेस्ट को पहचानना, आइडेंटिफाई करना। क्लियर है, वो गैदर कर रहा है डिटेल्स को कि कौन सी टेस्टिंग को, कौन सी चीज को हमने फर्स्ट नंबर की प्रायोरिटी में रखना है, कौन सी को सेकंड नंबर की प्रायोरिटी में रखना है, कौन सी थर्ड नंबर की प्रायोरिटी, यानी कि प्रायोरिटाइज करना कि ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे, सेकंड प्रायोरिटी पे, थर्ड प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी के बेस पे ही तो हम वो वाली चीज डिसाइड करते हैं क्या, क्या, अरे भाई वो करते नहीं थे, डिफर कर देता था वो, प्रायोरिटी एंड सिवियरिटी के केस में उनको देखते हुए कि भैया ये मोर प्रायोरिटाइज है या नहीं। अब हमने प्रायोरिटाइज चार्ट में देख तो लो एक बार, तो अगर नहीं है मोर प्रायोरिटाइज तो क्यों भैया ये वाली बिल्ड को क्यों रोक रहे हो, उसको रिलीज होने दो ना, है ना। ठीक, आरटीएम, एक आरटीएम बनाई ली जाती है,
क्या चीज होती है ये भी, क्योंकि ये आरटीएम यानी कि रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स के ऊपर भी इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। कहता है कैन यू टेल मी व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ आरटीएम एंड व्हाट डू यू मीन बाय आरटीएम। आप आरटीएम की फुल फॉर्म बताते हैं और सोचते हैं बस हो गया। आप कहते हैं आरटीएम मींस रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। अगर मान लो उसने यही कह दिया व्हाट डू यू मीन बाय आरटीएम मींस रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय इट, तो आप क्या कहोगे? आरटीएम मींस रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स एंड रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स मींस आरटीएम, ये कहोगे? नहीं, डिटेल में आप उसको बताओगे। ठीक है, चलिए वो मैं बताऊंगा आपको। ये पहचानना कि भैया जो टेस्ट करने जा रहे हैं, हम जिस चीज को टेस्ट करने जा रहे हैं, किस एनवायरनमेंट पे हम टेस्ट करने जा रहे हैं किसको, ठीक, टेस्ट एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई करना, ये सब हो रहा है कहाँ? रिक्वायरमेंट एनालिसिस में। अभी एनालिसिस चल रही है, पहला ही फेज चल रहा है अभी, ठीक। ऑटोमेशन फिजिबिलिटी एनालिसिस, ये स्टार लगा के मैं कर देता हूं यहाँ पर। इफ रिक्वायर्ड, जरूरी नहीं है कि सभी के केस में आप ऑटोमेशन कर ही दें, जरूरी नहीं है सभी एप्लीकेशन का ऑटोमेशन हो, समझ रहे हो आप? बस अगर रिक्वायरमेंट है तो भैया ये कंक्लूड कर ली जाएगी, अगर नहीं है तो ये नहीं करी जाएगी, ठीक। इतना बड़ा सॉफ्टवेयर ही नहीं है कि भैया उसका ऑटोमेशन भी करा जाए, या सॉफ्टवेयर इतना लॉन्ग टाइम में नहीं चलने वाला कि बार बार रिग्रेशन करा जाए, ठीक। चलिए, क्या क्या मिला? आरटीएम और एक वो रिपोर्ट, इसे भी लिख देते हैं रिक्वायर्ड, एक वो रिपोर्ट जो, अरे भाई यार मैंने तो कॉपी कुछ और किया था, ठीक है, ये एक वो रिपोर्ट दे देता है कि भैया कौन कौन से टेस्ट केस हमने क्या करने हैं, ऑटोमेट करने हैं, एक उसकी रिपोर्ट दे देता है और एक रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट पेज आ गया आपका कंट्रोल यू, टेस्ट टेस्ट प्लानिंग इन एसटीएलसी, एसटीएलसी में टेस्ट प्लानिंग क्या चीज होती है, ठीक। इट इज अ फेज अब ये मत कहना कि भैया सीनियर ही करेंगे, बहुत सारी कंपनियां हैं जहाँ सीनियर इंजीनियर का कोई चक्कर नहीं होता, भैया सब चीज आपको दे दिया जाता है, करो। अगर कायदे में देखा जाए तो ये सीनियर करेंगे, लेकिन भैया सब जगह सारे नियम और कायदे कानून नहीं चलते, काम करवाने वाले नियम तो चलते हैं, लेकिन उससे पहले कौन सी टीम को क्या करना चाहिए था वो सब डिस्टर्ब होता है सब जगह, ठीक, हमें ही करने पड़ते हैं सब, ठीक है। तो इन दिस फेज क्या करते हैं, इन दिस फेज इट इज अ फेज और सीनियर क्यूए मैनेजर क्या करता है, डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन का कल एक शब्द बताया था ना आपको, क्या बताया था, वो सुनिश्चित करता है, तय करता है, क्या करता है, द टेस्ट प्लान, ठीक है, एस्टिमेट तो देखता है भैया, टेस्ट की प्लान, टेस्ट की स्ट्रेटेजी बनाता है, ये जितनी हमारे पास टीम है उस टीम का कितनी वर्किंग कैपेसिटी है हमारे पास, और जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट है प्रोजेक्ट की उसके हिसाब से वो क्या करता है, किसका हो रहा है, बंद कर दो भाई जल्दी से, किसका बज रहा है भाई, बंद कर लो।
अच्छा ठीक है, ये वो स्ट्रेटजी है। अच्छा अमन, मैंने ना तो आपका नाम लिया, मैं इधर सब इधर से आई। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। वो ऐसी स्ट्रेटजी बनाता है कि जो भी मेरे पास कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को कैसे मुझे यूज करना है, यूटिलाइज करना है, वो स्ट्रेटजी बनाता है। जैसे कि मान लो एक विद्यालय में 12 टीचर हैं, 12 अध्यापक हैं, और 3 वो हैं, एक प्यून हो गया, 2 सफाई वाले हो गए, अटेंडेंट मान लो। ठीक, 12 और 3 15, 15 लोग हैं। और आज की डेट में स्कूल का प्रिंसिपल छुट्टी पर है, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो मान लो। तो प्रिंसिपल आपको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर पूछ सकता है या कह सकता है कि आपके पास, भाई देखो एक एक टीचर की मान लो 5 घंटे की भी ड्यूटी हुई, तो आपके पास 75 घंटे का रिसोर्स है, आपको यूटिलाइज करना है, कैसे करना है करिए। तो वो आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। ऐसे ही इधर टेस्टिंग के, आपके पास 3 टेस्टर हैं, और इसे हमने लगभग लगभग 2 स्प्रिंट में ये वाले मॉड्यूल को खत्म कर देना है। 2 स्प्रिंट मतलब मान लो 14 दिन की स्प्रिंट होती है, तो 10 वर्किंग डे तो होंगे ही होंगे। 10 और 10 20 वर्किंग डे, 20 वर्किंग डे मतलब 20 अट्ठे 160, 160 घंटे हैं आपके पास करने के लिए। मान लो उस 160 घंटे में से आपने 25-30 घंटे ऐसे वाले भी काट दिए कि आज तो मेरा ताया गया, आज तो मैं बीमार पड़ गया, या आज मेरे तो लाइट ही नहीं है, लैपटॉप चालू नहीं हो रहा है ना, 25-30 घंटे वो भी घटा दिए। लगभग 120 या 130 घंटे आपके पास ऐसे हैं जिसमें आपको अपना काम करना है। वो कैपेसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, तो वो उस हिसाब से वो स्ट्रेटेजी बना के चलता है कि कैसे कैसे करें। ठीक, सारी चीज़ों का मार्जिन लेके चलते हैं कि मान लो एट अ टाइम कोई टेस्टर गड़बड़ हो जाए, किसी के साथ छुट्टी हो जाए, तो कैसे फिर मैनेज करेंगे, जवाब तो आपको ही देना होगा ना फिर। ठीक, तो ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर प्लान की जाती है। क्लियर है? हम्म। हमें क्या करना होता है, रिसोर्सेज, टेस्ट एनवायरनमेंट, क्या टेस्टिंग की लिमिटेशंस हैं, क्या हमारा टेस्टिंग का शेड्यूल रहेगा, ये सारी की सारी चीज़ें भी हमें हमें डिटरमाइन करनी होती हैं। ठीक है? ये जो हमारा प्लान है, ये प्रिपेयर किया करना होता है सेम फेज में, उसी ड्यूरेशन में, उसी साइकिल में जिस साइकिल में आप काम कर रहे हैं। क्लियर? अब इसकी एक्टिविटीज क्या होती हैं? चलो ऐसी करो। टेस्ट प्लानिंग की एक्टिविटीज। ठीक, वेट कर दे रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ, ठीक, वो टेस्ट प्लान, टेस्ट स्ट्रेटेजी कह लो, डॉक्यूमेंट बना लेता है उसका कि कितने किस तरह से हमने टेस्टिंग करनी है। ये टेस्ट प्लानिंग में हो रहा है, ये वाली चीज टेस्ट प्लानिंग में हो रही है। एनालिसिस में क्या हुआ था, एनालिसिस में ये सब नहीं हो रहा था। एनालिसिस में क्या हुआ था, तो बातें निकल के आई थी, क्या क्या निकल के आई थी, आर टी एम, एक आर टी एम निकल के आई थी एनालिसिस के टाइम पे, और किन किन टेस्ट केसेस को ऑटोमेट करना है उसकी लिस्ट, उसे रिपोर्ट कह लो या लिस्ट कह लो, यही तो बात निकल के आई थी।
अब यहाँ हम प्लान कर रहे हैं कि भैया स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि किस तरह से हमने टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना है, वो प्लान, वो डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं, ये एक्टिविटीज हो रही है। ठीक, टेस्ट टूल सिलेक्शन, कौन सा टेस्ट टूल हम इसके अंदर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, QTP, सेलेनियम या और भी है मार्केट में। ठीक, हाँ बहुत सारे। ठीक, टेस्ट एफर्ट एस्टिमेशन, वही कैपेसिटी से संबंधित है कि इसमें कितने एफर्ट्स लगने वाले हैं, कौन सी वाली स्टोरी में कितना समय लगने वाला है, ये किस टेस्ट केस में कितना एफर्ट्स लगने वाला है। मान लो नॉर्मली एक ड्रॉप डाउन चेक करना है और चेकबॉक्स चेक करना है, इसमें बहुत कम स्टोरी पॉइंट दिए जाएंगे कि यार ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। मान लो एंड टू एंड प्रोसेस पूरा का पूरा टेस्ट करना है, लॉगिन से लेके लॉग आउट तक का, और बीच में जितनी फंक्शनैलिटी आ रही होगी, तो इसको टेस्ट स्टोरी, इस टेस्ट स्टोरी को टेस्ट पॉइंट ज़्यादा दिए जाएंगे। यही उसने कहा है कि कितना एफर्ट्स लगने वाला है, वो एफर्ट्स मतलब टेस्ट स्टोरीज का पॉइंट को कहना चाह रहा है वो। ठीक, कई बार जब आप कंपनी में जाओगे तो आपसे आप ही का मतलब कलीग पूछेगा, ठीक है, सहकर्मी कलीग आपसे पूछेगा कि भैया आपको कितने पॉइंटर स्टोरी मिली है। अब आपको पता ही नहीं है पॉइंटर पॉइंटर क्या कर रहा है आप तो खोल के रख दोगे, भैया ये मिली है, देख ले यार जो कुछ मिली है। वो कहेगा पॉइंटर पॉइंटर कितने पॉइंटर मिली है। वो इससे ये अनुमान लगाते हैं कि यार इसी को हमेशा आसान वाली क्यों मिल रही है, 2 पॉइंटर मिल रही है यार, मुझे 5 पॉइंटर मिल रही है बार बार, इसको 2 पॉइंटर मिल रही है। समझ रहे हो। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अपने आप से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, कैसे यार जब मैं आया था नया नया तब तो मुझे 4 पॉइंटर स्टोरी मिली थी, ये नया नया आया इसे तो 1 पॉइंटर 2 पॉइंटर ही मिल रही है। समझ रहे हो। और कर कुछ नहीं पाता, बस मन ही मन कुंठित होते रहते हैं। ठीक, टेस्ट एफर्ट्स एस्टिमेशन, यहाँ पर ये करते हैं प्लानिंग, और उस प्लानिंग को डिटरमाइन कर देते हैं कि इस आदमी को कौन सा रोल दिया जाए। मान लो मेरे पास 4 टेस्टर की टीम है, 4 में से मान लो 3 ऐसे हैं जो काम अच्छे से कर रहे हैं, पर एक ऐसा है जो काम अच्छे से करवा सकता है। तो वो कर नहीं सकता बट करवा अच्छे से सकता है, तो उसे लीड का रोल दे दिया जाता है कि आप काम तो करो ही करो, इनसे काम भी लो। वही ले दे के उसे भी शर्म आ जाएगी कि यार इतना सारा ये लोग कर रहे हैं, एक तो मैं भी कर लूँ। ठीक, पर काम करवाने की उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, पिछले उसके एक्सपीरियंस ऐसा बताते हैं। तो यहाँ ये प्लान करा जाता है किसको कौन सा रोल दिया जाए। ठीक, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, मान लो हमने हायर तो कर लिए टेस्टर, भाई मान लो आप किसी कंपनी में हैं, कंपनी में प्रोजेक्ट आ गया, प्रोजेक्ट आने के बाद आपसे ही कहा गया कि यार यहाँ बेंच पे बहुत सारे टेस्टर्स हैं, उनके इंटरव्यू लो और टीम बना लो 4 लोगों की। आपने इंटरव्यू लेने शुरू कर दिए, 4 लोगों की टीम बना ली। ठीक, पर 4 लोगों की टीम बनाई क्योंकि आपने जो वो बेंच पे थे लोग, उनमें से आपने ज्यादातर जितने भी इंटरव्यू लिए सभी मेजोरिटी में थे मैनुअल टेस्टर। तो आपने डिस्कशन किया बीए से या फिर जो आपका मैनेजर है उससे, रिपोर्टिंग मैनेजर से, जिसने भी आपको ये टास्क दिया था उससे डिस्कशन किया कि ज्यादातर सारे के सारे हमारे क्या हैं, ज्यादातर सारे के सारे हमारे मैनुअल टेस्टर हैं। हेलो, यस, हाँ बताइए कौन। हाँ मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, आप अभी आधा घंटा वेट कीजिएगा तब मैं नीचे आऊँगा। ठीक है, ठीक। हाँ तो वो वही कहाँ थे, क्या कुछ बात कर रहे थे ना। हाँ मैनुअल टेस्टर हैं भैया सारे के सारे। अब सब सारे के सारे मैनुअल टेस्टर हैं तो उनसे आपने डिस्कशन करा कि अगर इनको 10-10 15-15 दिन की ट्रेनिंग दे दी जाए, सिलेनियम की एक कोर्स पकड़ा देते हैं, तो ये थोड़ा बहुत काम सब दे देंगे। अगर उसने स्टैंप लगा दी ओके प्रोसीड गो अहेड, तो भैया आप कर लोगे ऐसा। ये ट्रेनिंग जरूरी थोड़ी सबको ही देनी है, या कुछ ऐसे आपने इंटरव्यू लेके इकट्ठे तो कर लिए, पर आपने एक रिपोर्ट दे दी बना के कि सारे के सारे सिलेक्ट तो कर लिए, पर सबको थोड़ा थोड़ा आता है ऑटोमेशन, मैनुअल में अच्छे हैं, सबको थोड़ा थोड़ा ऑटोमेशन आता है। तो एक काम करते हैं, इनको एक कोर्स खरीद के दे देते हैं और 10-15 दिन का टाइम दे देते हैं, और बीच में मेरी विजिलेंस में रहेगा, मैं विजिलेंस करता रहूंगा कि कितना कर लिया। तो वो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है या नहीं ये प्लानिंग में ही डिसाइड हो जाता है। या ट्रेनिंग नहीं चाहिए भैया, हमें तो ऐसे वाले टेस्टर चाहिए जिनको सब कुछ आता हो, हमारे पास अब समय नहीं है।
तब प्लानिंग में डिसाइड हो जाता है कि ट्रेनिंग, नो नीड टू गिव एनी ट्रेनिंग। ठीक। और ट्रेनिंग मतलब एक और होती है, ये तो हो गई आपकी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एक और होती है जब कभी भी हम क्या कर रहे होते हैं, टेस्टिंग करते करते, मान लो हम उसी प्रोजेक्ट को काम करते 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 पुराने हो गए और कोई नई हायरिंग आई, तो उसको कौन केटी देगा? भाई हम तो कम से कम 5-7 साल से एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो अभी अभी आया है, उस प्रोजेक्ट के बारे में कौन केटी, केटी मतलब नॉलेज ट्रांसफर, उस प्रोजेक्ट की नॉलेज ट्रांसफर कौन करेगा उसको? ये भी ट्रेनिंग के अंडर में आ जाता है। ठीक। उसके लिए भी हम या तो 1-to-1 ट्रेनिंग दें या फिर थोड़ी समझदारी कर लें। जब कभी किसी को 1-to-1 ट्रेनिंग दे रहे हो वहीं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें और रिकॉर्डिंग किसी शेयर ड्राइव पे डाल दें। जब कोई नई हायरिंग आए उसे लिंक पकड़ाएं और भैया देखो। ठीक। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अब टेस्ट प्लानिंग से निकल के क्या क्या आता है, जैसे उसमें से 2 चीजें निकल के आई थी, ऐसी इसमें से भी निकल के आती होंगी कुछ ना कुछ। टेस्ट प्लानिंग से क्या क्या निकल के आता है? एक तो ये वाला डॉक्यूमेंट आ जाता है निकल के। ठीक। और मोटा मोटा कि इतने लोग हैं, इतने घंटे काम करेंगे तो इतना एफर्ट्स हमारे पास है। मोटा मोटा ये 2 चीजें निकल के आ जाती है टेस्ट प्लानिंग से। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? टेस्ट केस डेवलपमेंट फेज, in this, yeah, it involves the creation, verification and rework of the test cases and test scripts. जब टेस्ट प्लान रेडी हो जाता है तो ये क्रिएट करता है आपका, ये इसमें सम्मिलित है या इसमें इन्वॉल्व है क्या? टेस्ट क्रिएशन, वेरिफिकेशन एंड रीवर्क ऑन एनी टेस्ट केस विच यू ऑलरेडी क्रिएटेड। ठीक। जो भी आपने पहले टेस्ट केस बना दिया उस पर रिवर्क करना है, तो मतलब थोड़ा सा बढ़ाना है, 1-2 स्टेप बढ़ाने हैं या फिर घटाने हैं। ठीक। यहाँ तक किसी को कोई इशू? ठीक। ये इसके अंदर टेस्ट केस डेवलपमेंट फेज के अंदर आता है। ठीक। शुरुआत में हम टेस्ट डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम करते हैं देन क्रिएटेड एंड रिव्यूड बेस्ड ऑन द प्री कंडीशन। ये प्री कंडीशन का मतलब क्या होता है संजय? कह सकते हो। अब सही कहा। चलिएगा। तब जाकर के क्यूए टीम स्टार्ट करती है यूनिट्स कह लो या मॉड्यूल, आप समझिए। यहाँ तक किसी को कोई इशू? मतलब यहाँ क्या हो रहा है अब टेस्ट केस डेवलपमेंट में? क्या क्या हो रहा है भैया टेस्ट केस डेवलपमेंट में? क्या क्या हो रहा है? क्रिएट टेस्ट केस, रिवर्क, 3 मोटी मोटी बातें आई हैं। फिर उसके बाद क्या होता है प्रोसेस चालू हो जाता है डेवलपमेंट का फॉर इंडिविजुअल मॉड्यूल। ठीक। अब इससे इसकी एक्टिविटीज, टेस्ट केस डेवलपमेंट एक्टिविटीज, यार ये भी सब हेडिंग है, वैसे तो सब में आ रही है ये एक्टिविटीज और ये सब क्या आपने डिलीवरेबल किया। ठीक। हर एक फेज के अंदर
ठीक, क्या क्या निकल के आएगा, इसको भी बुलेट कर लेते हैं। क्रिएट टेस्ट केसेस, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट इफ एप्लीकेबल, जरूरी नहीं है सब में ही हो ऑटोमेशन। ठीक, रिव्यू एंड रिव्यू और बेस लाइन, क्या आपकी प्री रिक्वेस्ट या प्री कंडीशन हैं, ठीक, उनको रखना। टेस्ट डेटा को क्रिएट करना, अगर हमें पहले से ही पता चल रहा है कि इस एनवायरनमेंट में आपको चेक करना है, टेस्ट करना है, तो सारा का सारा डेटा क्रिएट करना। डेटा कोई आपको कोई और थोड़ी बना के देगा। मान लो आपसे कहा गया कि अलग अलग यूजर बना के इसको लॉगिन करके देखो, ठीक, तो मान लो 10 तरीके के यूजर बना के लॉगिन करके देखो, ऐसा आपसे कहा गया टेस्ट करके दो, तो ये अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड, अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड 10 तरीके के आपको बना के कोई और थोड़ी देगा। डेटा क्रिएट करोगे आप कहाँ, टेस्ट की डेवलपमेंट फेज के अंदर ही। टेस्ट तो आप डेवलप कर ही रहे हो, डेटा भी आप डेवलप कर रहे हो, रिव्यू भी आप कर रहे हो, प्री कंडीशन भी आप देख रहे हो, ठीक, और उसके अंदर से फिल्टर आउट भी कर रहे हो कि यार इसका तो ऑटोमेशन किया जा सकता है अगर एप्लीकेबल है तो, ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू। अब इसका डिलीवरेबल क्या है, इसको भी बुलेट कर लेते हैं, मतलब इससे क्या मोटा मोटा बन के आता है, जैसे कि अभी ऊपर भी हमने देखा, सबसे पहले वाले से आरटीएम निकल के आया था, और क्या क्या टेस्ट केस ऑटोमेट करने हैं वो निकल के आया था। दूसरे वाले से क्या निकल के आया था, डिलीवरेबल, टेस्ट प्लान एक्टिविटीज, टेस्ट केस डेवलपमेंट, नहीं तो अलग आ गया। हाँ, इससे ये आया था आपका कहीं, यहाँ ये रहा, टेस्ट प्लान स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट और एफर्ट्स, यानी कि कितना आप एफर्ट्स लगाने वाले हो, ये लो, इसको मैं बोर्ड कर दिया, टेबल और ये एक्टिविटीज, ठीक, सबकी डिलीवरेबल और एक्टिविटीज को वही कर देते हैं बोल्ड, ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस और इसकी ये एक्टिविटीज को बोल्ड कर दे रहे हैं, और इसके डिलीवरेबल को भी बोल्ड कर दे रहे हैं। क्या करने के क्या आया था, अरे यार, ठीक, आरटीएम और ऑटोमेशन फिजिबिलिटी रिपोर्ट, और फिर इधर आया था टेस्ट प्लानिंग की, अंदर आपके पास ये आया टेस्ट प्लानिंग एक्टिविटीज हो गई, और डिलीवरेबल, डिलीवरेबल ये तो हम कर ही रहे थे, टेस्ट केस डेवलपमेंट, टेस्ट केस डेवलपमेंट के अंदर एक्टिविटीज और डिलीवरेबल, ये आ गया इसका डिलीवरेबल, कहाँ गया, ये रहा, क्या हटा दिया क्या, लिखा नहीं क्या अभी, चलिए, टेस्ट केस डेवलपमेंट का डिलीवरेबल क्या क्या है भाई, सीधी सी बात है, टेस्ट केसेस मिल जाएंगे, टेस्ट स्क्रिप्ट कह लो तो मिल जाएंगी, ठीक, और दूसरा क्या मिल जाएगा, कोई और थोड़ी बनाएगा आपके लिए, हाँ, टेस्ट डेटा भी तो आप ही बनाओगे, तो ये दोनों चीजें इससे निकल के आएंगी आपकी, ठीक, नेक्स्ट, टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप, टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप, तो here we decide, या we testers decide हम डिसाइड करते हैं कौन से सॉफ्टवेयर, कौन से हार्डवेयर, कौन कंडीशन हमें चाहिए, जिसमें हमारा वो टेस्ट किया जाना है, जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी एप्लीकेशन है, या जो भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, साइड टेस्टर्स कर दिया ना, इट इज
वन ऑफ द एक बहुत क्रिटिकल टेस्टिंग प्रोसेस है। ये पैरेलली टेस्ट केस डेवलपमेंट फेज के साथ साथ हम इसको ये लो क्रिएटेड पैरेलली पैरेलली कर रहे हैं हम टेस्ट केस डेवलपमेंट फेज में। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? ये क्रिटिकल है, क्यों? क्योंकि आपको जिस एनवायरनमेंट पे टेस्ट करना है वही एनवायरनमेंट की सेटअप नहीं है आपके पास। आप हर चीज को ही फिर क्या बताते जाओगे? बग बताते जाओगे। ठीक, इसको मैं लिख दे रहा हूँ और बोल्ड भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये कह रहा है कि टेस्ट टीम इसमें इन्वॉल्व, इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होती। कौन उस यूआरएल को डिप्लॉय करेगा? हम टेस्टर्स। जो हम लोगों को टेस्ट करना है env.test.facebook.com या xyz.com, कौन उस यूआरएल को डिप्लॉय करेगा या लॉन्च करेगा? हम टेस्टर्स नहीं। इसमें इसलिए हम इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होते। हाँ, हम कहते हैं कि भाई एनवायरनमेंट सेटअप कर लो ताकि हमें समय मिल जाए, हमें मौका मिल जाए कि हम जल्दी जल्दी टेस्टिंग अपनी स्टार्ट कर दें। जो भी स्ट्रेटेजी बनाई है जो भी हमने प्लानिंग की है और जो भी हमने टेस्ट केस डेवलप किए हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? टेस्ट टीम जो है रेडीनेस चेक करती है, और रेडीनेस चेक को ही क्या कहते हैं मालूम है आपको? क्या कह रहा हूँ? हमारा मेरा पसंदीदा शब्द वो रेडीनेस चेक करता है। आपने यानी कि डेवलपर ने डिप्लॉय कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो इसे सुनिश्चित कौन करेगा कि हाँ जी स्टेबल है? टेस्टर ही तो करेंगे, रेडीनेस तो टेस्टर ही करेंगे। यानी जब जब एनवायरनमेंट सेटअप हो रहा होगा किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो सबसे पहले किया जा सकने वाला काम कौन सा है? रेडीनेस चेक। रेडीनेस चेक मींस स्मोक टेस्टिंग। Major and critical modules will be tested under smoke testing. क्लियर है? यहाँ तक कोई इशू? आते हैं अब इसकी एक्टिविटीज। इसकी एक्टिविटीज देख लेते हैं और बुलेट कर लेते हैं। ठीक, और भी हटाते हैं। कहाँ आ गया भाई? ठीक है, आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करना। और इसको समझ लेते हैं। इस आर्किटेक्ट जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, या जो भी हमारी एप्लीकेशन है, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है, उसका पूरे आर्किटेक्चर को समझना, फिर उस सेटअप को प्रिपेयर करना, और वो हार्डवेयर की लिस्ट बना लेना। हार्डवेयर की लिस्ट कैसे? ये नहीं कि माउस और कीबोर्ड की बात कर रहे हैं। हार्डवेयर की लिस्ट मतलब
कि भैया ये इतने रिजोल्यूशन की स्क्रीन पे चल जाएगा, छोटे रिजोल्यूशन की स्क्रीन पे भी चल जाएगा, बड़े रिजोल्यूशन की स्क्रीन पे भी चल जाएगा, पर आपको अपने ब्राउजर में इस रिजोल्यूशन से इसको सेट करना पड़ेगा। ये लिस्ट बना ली जाती है, ठीक है। ये हो गई हार्डवेयर की लिस्ट बनाना। और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, जब मेरी एप्लीकेशन चल रही होगी उसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा मान लो वो लगा दिए, जैक्स लगा दी या कुछ जावास्क्रिप्ट से कुछ लिख दिए या बहुत सारी चीज़ें लिख दी, तो मेरी एक एक्सपेक्टेशन है कि यार एक प्लगइन आप अपने ब्राउजर में लगा लें ताकि ये सारी चीज़ें भी अपलोड हो जाएं, जल्दी जल्दी चलने लग जाएं। अगर वो प्लगइन नहीं लगा होगा तो भैया वो टाइम लेंगी, आप कहोगे भैया सॉफ्टवेयर। तो ये सब क्या चीज़ बता रहे हैं हम, ये सब वो लिख रहे हैं कि ये वाला एनवायरनमेंट सेट कर लेना टेस्ट करने से पहले, ये वाला एनवायरनमेंट सेट कर, या फिर ये डिसाइड कर रहे हैं यार बढ़िया क्रोम पे चल रहा है, फायरफॉक्स पे बढ़िया नहीं चल रहा, तो हम प्रमोट करते हैं, कहते हैं क्रोम पर टेस्ट करना भैया इसको। समझ में आ रहा है? ठीक। ये एनवायरनमेंट सेटअप हो गया और टेस्ट डेटा, ये भी इसी फेज का काम है, इसी फेज की एक्टिविटीज है, ठीक। हम वही स्मोक टेस्ट बिल्ड कर, वो स्मोक टेस्ट परफॉर्म कर देना जो भी हमारी रिलीज या बिल्ड या जो भी कुछ है, ठीक। अगर डिलीवरेबल क्या है, जैसे सब में डिलीवरेबल है इसके अंदर भी डिलीवरेबल है। ये बुलेट कर ले रहे हैं। एक तो एनवायरनमेंट रेडी मिल जाता है टेस्ट डेटा के साथ आपको, एनवायरनमेंट सेटअप में एक आपको एनवायरनमेंट रेडी मिल जाता है टेस्ट डेटा के साथ। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ समझ में आ रहा है? अब दूसरा स्मोक टेस्ट का रिजल्ट मिल जाता है, स्टेबल है या नहीं है। स्मोक टेस्ट का रिजल्ट मिल जाता है आपको, स्टेबल है या नहीं है। परंतु इसी रिजल्ट से हम वो नहीं कहेंगे, ये तो आपने उस टाइम एनवायरनमेंट सेटअप के टाइम पे आपने सुनिश्चित किया था, डेवलपर ने सुनिश्चित किया था, ये उस टाइम की बात है। पर जब जब आपके टेस्ट उसमें सॉरी प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ एनहेंसमेंट आएगा तो आप उसी वाले स्मोक रिजल्ट को मान्यता नहीं दोगे, वो मान्य नहीं रहेगा। हमेशा आपको फिर से स्मोक मारना पड़ेगा पूरे एप्लीकेशन का। समझ में आ रहा है? कभी आप सोचो स्मोक तो हो रखा है भैया, हम अपनी टेस्टिंग चालू करते हैं, जब जब उसमें एनहेंसमेंट आएगा आपको हमेशा स्मोक मारना पड़ेगा पूरे एप्लीकेशन का, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट है आपका फेज ठीक। इस फेज कैरिड आउट का मतलब क्या होता है आनंद? इतना आसान शब्द नहीं मालूम, इतने दिन से क्या रीडिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सच सच बताओ। डिक्शनरी रीडिंग कुछ ऐसे शब्द कहे थे ना, नहीं कर रहे? डिक्शनरी ही नहीं खरीदी है, क्या है नहीं संभाल के रख रखी संदूक के अंदर? अरे माय डियर, वो आपके इस्तेमाल के लिए खरीदवाई थी। इज कैरिड आउट का मतलब आप बताइए। हाँ, धर्मराज भाई तो सही कर रहा है भाई, ये पेज लेके आता है सही तो कह रहा है वो। ठीक है, कैरिड आउट बाय, ये कहता है, ये लेके आता है कि जिसके अंदर कैरिड आउट बाय द टेस्टर, टेस्टर इसको कैरिड आउट करते हैं, इन विच टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर बिल्ड इज डन। एग्जीक्यूशन में ही तो डन होती है बिल्ड। क्लियर? in which in which testing of the software या software testing build is done, किसके बेस पे?
उसमें हमने टेस्ट केसेस बनाए थे, जो भी हमने टेस्ट प्लान बनाए थे उसके बेस पे। ठीक, तो इसके अंदर क्या क्या आ गया आपका, दिस प्रोसेस कंसिस्ट, इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या आ गया आपका, मोटी मोटी तीन चीजें आ गई, क्या क्या, टेस्ट स्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन, टेस्ट स्क्रिप्ट मेंटेनेंस एंड बग टिंग, ये तीनों चीजें मोटी मोटी इसके अंदर आ गई। भाई देखो, अगर आपको बोरियत लग रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो मैं क्लास थोड़ी और छोटी कर दूं, पर देखो थियोरेटिकल लेक्चर ऐसे ही चलेगा, इसमें असल में कुछ एग्जीक्यूशन या कुछ जादू वादू नहीं दिखने वाला आपको। ऑटोमेशन में या जावा में कुछ जादू दिखता है, रन करने के बाद आउटपुट आ गया है ना। ठीक है, तो मैं थोड़े छोटे कर दूंगा लेक्चर, और क्या होगा। ठीक, क्योंकि ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से आवाज धीरे 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 कम होती जा रही है। अगर कोई बग मिल गई तो वो रिवर्ट बैक कर दी जाती है, या उस बग को रिपोर्ट कर दिया जाता है डेवलपमेंट टीम को जिसने बनाया था, इसलिए करेक्शन के लिए कि भैया इसको ठीक कर दो, ताकि हम इसका क्या कर लें, री टेस्ट कर लें। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू। इसकी एक्टिविटीज देख लेते हैं। ठीक, बोल्ड कर लेते हैं, सॉरी बुलेट कर लेते हैं। क्या क्या होता है भाई, इससे रिजल्ट्स निकल के आएगा। एंड लॉग डिफेक्ट, लॉग्स का लॉग्स बता रहा हूँ, लॉग्स मतलब स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ योर टेस्ट केस। उसके अंदर आपको सर ने लॉगर कराएं, लॉगर लॉगर ओमेगा बैच नहीं कराए, कराएंगे अभी, जब कभी फ्रेमवर्क की बात चलेगी तो आपको लॉगर्स कराते हैं। जैसे मान लो आपका ऑटोमेशन चल रहा है, वैसे तो ये ज़्यादातर ऑटोमेशन में होते हैं लॉग्स। ठीक, जैसे मान लो आपने एग्जीक्यूशन कर दिया, तो हर एक स्टेप की एक रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट बना देता है, उसे कहते हैं हम लॉगर्स। जैसे कि मान लो आज की ये टाइम हो रहा है 12:16, 12:16 36 सेकंड पे पेज खुला, 12:16 37 पे एंट्री हो गई इस टेक्स्ट बॉक्स में, 12:16 38 पे आप दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में एंट्री हो गई। ये सब आप लिखवाते हो उसमें कंसोल पे या फिर अपनी लॉग रिपोर्ट के अंदर, और इतने बजे क्लिक हो गया, क्लिक होने के बाद इतने बजे सक्सेस हुआ, हर एक स्टेप लिखवाते हो। ये क्यों लिखवाते हैं लॉगर्स, इंटरव्यूअर पूछ सकता है। ये लिखवाते इसलिए हैं ताकि आपके ऑटोमेशन के एग्जीक्यूशन में कहाँ फेलियर आ रहा है उसे ट्रैक करना बड़ा आसान हो जाए। हाँ, जैसे मान नहीं, टाइम नहीं, कहीं पे मान लो टेक्स्ट बॉक्स की वजह से वो आगे नो सच एलिमेंट मान लो ऐसी वाली आ गई। ठीक, तो सीधे पता चल जाएगा लॉगर्स देख के, अच्छा यहाँ तक तो एग्जीक्यूट हो गया था, इसका मतलब यही वाले टेक्स्ट बॉक्स में गड़बड़ है, इसका लॉग जनरेट नहीं हुआ। समझ रहे हो, तो वहीं डायरेक्ट आप उसी पर काम करोगे, ना कि पूरे उस पर खोल के बैठ जाओगे, पूरा करने लग जाओगे। लॉगर्स का ये फायदा होता है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू, डॉक्यूमेंट टेस्ट रिजल्ट एंड लॉग्स डिफेक्ट्स। ठीक, फॉर द फेल टेस्ट केसेस। ठीक, ये इसकी एक्टिविटीज हैं। अब आ गई वो आपकी काम की चीज, मैप करते हैं इसको आरटीएम से। ठीक, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स से जो डिफेक्ट्स हैं, डिफेक्ट हैं, उन टेस्ट केसेस को आरटीएम से मैप करते हैं। मान लो फेल हो रहा है, फिर बाद में हमने रिपोर्ट भी कर रखा है, तो ऐसा नहीं कि आरटीएम में हम इसे ओके कर देंगे, आरटीएम में उसको अभी रीटेस्ट वाले केस में डाल के रखेंगे। आरटीएम से कभी भी उसको ओके या सक्सीड या सक्सेस नहीं करते जब तक कि वो पूरा प्रॉपर तरीके से क्यूसी या टेस्टेड हो ना जाए। ठीक,
रीटेस्ट करते हैं जो भी डिफेक्ट फिक्स करी गई है डेवलपर के द्वारा, ये आपके एग्जीक्यूशन का ही फेज है। रीटेस्ट रीटेस्ट कब करोगे, जब पहले कभी एक बार टेस्ट कर चुके थे, आपने देखा कि बग आ गई है, बग देने के बाद आपने डेवलपर को दे दिया, डेवलपर ने फिक्स करी, फिक्स करने के बाद आप क्या कर रहे हो, फिर रीटेस्ट कर रहे हो। फिर ट्रैक करते हो आप आरटीएम से इसको क्लोज कर दें या नहीं कर दें। आरटीएम एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर से टेस्ट एग्जीक्यूशन है, इन प्रोग्रेस है, या फिर वो क्लोज कर दे रहे हो, आप उसको फिर क्लोज कर दोगे, ट्रैक कर दोगे कि हाँ भाई आप सब चीज तो हो गई इसकी, ओके हो रहा है, मीट भी कर रही रिक्वायरमेंट, सारे टेस्ट केस भी एग्जीक्यूट हो गए, क्लोज कर दोगे। ठीक, डिलीवरेबल। बुलेट कर दे रहे हैं। एक क्या मिलती है, कंप्लीटेड आरटीएम विद द एग्जीक्यूशन स्टेटस के साथ, कि कौन सी फेल हुई थी, कौन सी चल पड़ी, कौन सी कंप्लीट हो गई, कौन सी चल पड़ी को कहते हैं इन प्रोग्रेस। ठीक, टेस्ट केस के अपडेशन मिल जाते हैं, टेस्ट केस अपडेटेड विद इट्स रिजल्ट, रिजल्ट समझ रहे हो ना। ठीक, और डिफेक्ट की रिपोर्ट भी मिलती है, ये इसके आउटकम्स हैं, डिलीवरेबल्स हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का। करें एक और फेज, समय देख लें पहले एक बार यार, हो गया वैसे एक ही फेज बचा है, कर देना, एक ही पीडीएफ में बन जाएगा, एक ही रिकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक, टेस्ट साइकिल क्लोजर, टेस्ट साइकिल क्लोजर, तो दिस phase is completion of बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि और कलेक्शन ऑफ टेस्ट कंप्लीशन मैट्रिसेस और टेस्ट रिजल्ट, ये तीन मान के चलो इसके ऐसे, ये थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। ठीक है, ये तीनों हैं। टेस्टिंग टीम एनालाइसिस कर रही है, डिस्कस कर रही है टेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स टू आइडेंटिफाई स्ट्रेटजी दैट हैव टू बी इम्प्लीमेंट इन फ्यूचर। मतलब ये सब होने के बाद भाई क्लोज कर रहे हैं ना टेस्ट केस, टेस्टिंग टीम मेंबर्स मीट, मिलती है, डिस्कस करते हैं, और फिर क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। क्या एनालाइज करते हैं, टेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स या आर्टिफैक्ट, सही तो है स्पेलिंग, सही है स्पेलिंग। टेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स को, और टेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स को और क्या कह सकते हो, स्ट्रेटजीज। किस लिए करते हैं ये सब, टू अगले फेज में या अगली स्प्रिंट में, अगली साइकिल में हम और अच्छा कर पाए, इसीलिए करते हैं। कर तो लिया, और आप डिस्कस भी करते हैं ये होने के बाद, क्लोजर होने के बाद। ठीक, क्लियर है, कि अगले वाले में हम और अच्छा कर पाए, या कौन सा छूट गया था उसको भी कवर कर पाए। क्लियर है,
ठीक, ये उन सारे प्रोसेस को रिमूव करता है जो कि हमारे लिए क्या थी। ये रिमूव, द आइडिया इज टू रिमूव द प्रोसेस विच आर, क्या थे, बॉटलनेक्स थे। ये शब्द भी बहुत इस्तेमाल होता है आईटी इंडस्ट्री में। बॉटलनेक समझते हो आप? काम तो हो रहा था पर रुक रुक के हो रहा था। एक बॉटल के अंदर पानी डालो और उसे उल्टा कर दो, पानी कैसे निकलता है? वही बॉटल नेक है। उसकी नेक की वजह से वो पानी रुक रुक रहा है, इसलिए वो कह रहा है बॉटल नेक प्रॉब्लम। समझ रहे हो? ठीक, ठीक। वो कह रहा है इससे हमें कुछ आइडिया मिल जाते हैं जो कि हमने वो सारे प्रोसेस को रिमूव कर दें जो कि वो पिछली वाली स्प्रिंट में बॉटल नेक हो गए थे। टेस्टिंग क्लोजर की इसकी एक्टिविटीज देख लेते हैं। इसकी एक्टिविटीज देख लेते हैं। ठीक, ये इवेल्युएट करता है साइकिल कंप्लीशन ऑफ क्राइटेरिया बेस्ड ऑन किस किस के बेस पे, टाइम के बेस पे, टेस्ट कवरेज के बेस पे, कॉस्ट के बेस पे, और सॉफ्टवेयर की क्रिटिकलनेस के बेस पे, जो कि हमारे बिजनेस सॉफ्टवेयर क्रिटिकलनेस ऑफ द बिजनेस, जो कि आपके उस बिजनेस की मतलब यानी कि जो दी हुई रिक्वायरमेंट थी, क्रिटिकलनेस बिजनेस मतलब जो रिक्वायरमेंट दी थी उसकी क्रिटिकलनेस, उसके बेस पे, और क्वालिटी के बेस पे, ये वो इवेल्युएट करते हैं हम इसके अंदर। ये सारी की सारी इसकी एक्टिविटीज हैं। नेक्स्ट कर देता हूँ इसको यहाँ पर, इसकी एक्टिविटीज हैं। ठीक, अभी और आएंगी। कवरेज एक शब्द आया था, टेस्ट कवरेज। बाकी सारे आपके सुने सुनाए से लग रहे होंगे, कवरेज नहीं सुना हुआ लग रहा होगा। कवरेज मतलब इस टेस्ट के साइकिल में या इस टेस्टिंग साइकिल में हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली, इसे कहते हैं टेस्ट कवरेज। एक अच्छा टेस्टर, गुड टेस्टर कवर मैक्सिमम थिंग्स in his or her test cases, in one's test cases। ठीक है, खुद के टेस्ट केसेस में वो मैक्सिमम चीजें कवरेज करता है एक गुड टेस्टर। मान लो आपको लॉगिन फंक्शनैलिटी के अंदर, अब हमने कहा कि मोबाइल नंबर से भी लॉगिन हो जाना चाहिए, ईमेल आईडी से भी लॉगिन हो जाना चाहिए, यूजर आईडी से, यूजर नेम से तो हो ही जाता है, मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड या फिर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से भी लॉगिन हो जाना चाहिए। ये वाला काम हमें नेक्स्ट स्प्रिंट में करना है। तो आप अपने टेस्ट स्ट्रेटेजी कैसे बना रहे होंगे, कैसे बना रहे होंगे? अभी तो डेवलपर बना रहे हैं, अभी से डालना शुरू कर दोगे? आप अपनी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बना रहे हो, टेस्ट केस कैसे कैसे लिख रहे होंगे आप, क्या लिख रहे होंगे? बारीकी से पहले आप 8 8 10 10 बार जैसे पुराने तरीके से लॉगिन हो रहा था वो सब चीजें नोट करोगे, ताकि डेवलपर ने अगर कुछ कर दिया इनमें से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कहो डेवलपर से यार पहले तो ऐसे हो रहा था जब से तूने ये करा है, ये नहीं हो रहा। ये सारी चीजें पहले आप लिखनी शुरू कर देते हो कि भैया इस पर आप डेवलपर काम करने वाला है, चेंज करने वाला है। पहले मैं खुद तो लिख लूँ कि क्या क्या होता था, स्नैपशॉट भी ले लोगे ताकि वो कहे जी मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, दिखा दो फटाक से, ये लो यकीन नहीं आ रहा, तो ये देखो मैंने कोई अपने आप थोड़ी बना दिया। ठीक है, ये सारी चीजें कर रहे होते हो आप, और फिर उसके बाद एक्चुअल जो रिजल्ट है उसे एक्सपेक्टेड से मैच करते हो विद डेटा, टेस्ट डेटा जो होगा। ठीक, देखो ये इशू, मैट्रिक्स बनाते हो आप, बेस्ड ऑन अबव पैरामीटर्स, जो कि ऊपर पैरामीटर अभी अभी डिस्कशन किए गए हैं। ठीक,
डॉक्यूमेंटेशन बना लेते हो ताकि यहाँ तक प्रोजेक्ट को लर्न किया जा सके। कोई आगे आदमी आता है या कोई आगे कोई टीम मेंबर ऐड होता है तो ये डॉक्यूमेंटेशन उसको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। या फिर यही टेस्ट केस हमारी टीम के किसी टेस्टर को बाद में एनहेंसमेंट के साथ टेस्ट करने के लिए दिया जाए तो वो देख लेगा कि पहले किसने किया था, उसने डॉक्यूमेंटेशन बना के रखा है या नहीं। नहीं, अगर नहीं बना रखा तो बहुत खराब बात थी, इसको शुरू से काम करना पड़ेगा। बना रखा था उसे बड़ी हेल्प मिल जाएगी कि अच्छा यहाँ तक ये ऐसे हुआ करता था। समझ रहे हो? ठीक। प्रिपेयर करता है टेस्ट क्लोजर की रिपोर्ट, क्योंकि जब अपने आप में क्लोजर है तो क्लोजिंग रिपोर्ट तो प्रिपेयर होगी ही होगी। ठीक। क्वांटिटेटिव, सही तो है यार, क्वांटिटेटिव तो होता है। ओ, हाँ हाँ तो भूल गया। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। Qualitative and quantitative reporting of the quality of the work product to the customer। कस्टमर के लिए ये इसमें हमने कितने क्वांटिटी दिखाएंगे, क्वांटिटी कितने टेस्ट केसेस कवर करे, और फिर क्वालिटी दिखाएंगे कि इन टेस्ट केसेस में कवरेज कितना दिया हमने, इन टेस्ट केसेस में कवरेज कितना दिया। दोनों ही बातें देखी जाती हैं, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी। ये क्या है, टेस्ट क्लोजर की बाद की जो आपकी एक्टिविटीज हैं, टेस्ट क्लोजर के अंदर जो एक्टिविटीज दे रहे हो ये सारी की सारी वही हैं। टेस्ट रिजल्ट एनालिसिस टू फाइंड आउट द डिफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बाय टाइप एंड सिवियरिटी। यहां तक समझ में आया? और इसमें क्या डिलीवरेबल है? क्या क्या निकल के आएगा? दो ही चीजें निकल के आएंगी, एक तो मैट्रिक्स निकल के आएगी और एक रिजल्ट, क्लोजर का रिजल्ट निकल के आएगा। और एक मैट्रिक्स निकल के आएगी। यहाँ पे किसी को कोई इशू बताइएगा? बस इतना ही करते हैं, दैट्स ऑल। आप सेव कर लीजिएगा। 1 घंटा 15-20 मिनट की हो गई।